हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केंद्र राज्य संबंध, जो आपके एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें बिना देर किए शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। तो यह एमपीपीएससी मेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, ये केंद्र राज्य संबंध क्या है, तो पहले इसका अर्थ समझते हैं और फिर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें इसका पहला अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि भारत में संविधान ने शासन के दो स्तरों की स्थापना की है। हमारे भारत में हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में शासन के दो स्तर तय किए गए हैं। तो पहला स्तर कौन सा है, केंद्र स्तर, और दूसरा होता है राज्य स्तर। तो जो केंद्र स्तर होता है उसी को हम संघीय सरकार कहते हैं, और राज्य में जो सरकारें होती है उसे राज्य सरकार कहते हैं। और जब ये दोनों ही सरकारें अपना अपना कार्य करती है या दोनों एक दूसरे के बीच में जो संबंध स्थापित करती है सरकारें, उसे ही कहा जाता है केंद्र राज्य संबंध। आ रहा समझ में? मतलब हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने कार्यों के संचालन हेतु इनके बीच में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं उसी को हम केंद्र राज्य संबंध कहते हैं। आ रहा समझ में? ये इसका अर्थ होता है, क्योंकि केंद्र सरकार भी कार्य करती है, राज्य सरकार भी कार्य करती है। अब दोनों ही सरकारें कार्य करेगी तो इनके बीच में किसी न किसी प्रकार के संबंध होंगे। तो चाहे वह विधि बनाने संबंधी संबंध हो, या फिर कार्यकारी संबंध या प्रशासनिक संबंध हो, चाहे पैसे का कोई संबंध हो, मतलब पैसा लेना हो देना हो, ठीक है, या वित्तीय संबंध हो, तो इन सभी के तहत हमारी दोनों सरकारें कार्य करती हैं। तो इन्हीं संबंधों को हम केंद्र राज्य संबंध के नाम से जानते हैं। आ रहा समझ में? तो इसके बाद देखिए इसमें केंद्र राज्य संबंध में, तो ये जो केंद्र राज्य संबंध का टॉपिक है इसका हमारे भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ पर प्रावधान है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, ठीक है। तो अगर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है केंद्र राज्य संबंध, तो अगर 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं लिखना है। हमने आपको यहाँ पर जो लिखकर बताया है बस यही आपको 3 नंबर में लिखना फ्रेंड, ठीक है। तो क्या लिखना आपको 3 नंबर में, तो संविधान के भाग 11 में इस केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान किया गया है, और इसमें 2 अध्याय हैं। तो 2 अध्याय में पहला अध्याय है, इसमें विधायी संबंध का प्रावधान किया गया है। आ रहा समझ में? जो पहला अध्याय है भाग 11 में, तो इसके पहले अध्याय में किसका प्रावधान है, विधायी संबंध का प्रावधान है। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक किया गया है। यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर इसका भाग 11 का जो दूसरा अध्याय है, तो इस दूसरे अध्याय का इसमें नाम क्या है, तो दूसरा अध्याय का नाम है प्रशासनिक संबंध या कार्यकारी संबंध। तो केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में प्रशासनिक संबंध या कार्यकारी संबंध का प्रावधान भाग 11 के अध्याय 2 में किया गया है। इसके बाद फिर तीसरा है वित्तीय संबंध। 1 मिनट और, जो दूसरा संबंध है प्रशासनिक संबंध, तो इसका प्रावधान संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, तो संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक इसका प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला आता है भाग 12। तो जो तीसरा संबंध है वित्तीय संबंध, इसका प्रावधान कहाँ पर है, तो इसका प्रावधान है वित्तीय संबंध का अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक संविधान के भाग 12 में। तो ऐसे 2 भाग है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यदि आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए केंद्र राज्य संबंध का वर्णन कहाँ पर है, तो बस आपको ये सब लिखना है 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला होता है विधायी संबंध, दूसरा होता है प्रशासनिक संबंध या कार्यकारी संबंध, और तीसरा होता है वित्तीय संबंध। ये 3 प्रकार के संबंध होते हैं, और ये तीनों का ही संवैधानिक प्रावधान आपको याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध। तो पहला संबंध है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध, ठीक है। अब विधायी संबंध का अर्थ क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी केंद्र सरकार भी विधि निर्माण करती है और हमारी राज्य सरकार भी विधि निर्माण का कार्य करती है। तो ये दोनों ही प्रकार के जब संबंध दोनों के बीच में स्थापित होते हैं तो उन्हें विधायी संबंध के नाम से हम जानते हैं। मतलब इस
संबंध में क्या करेगी दोनों सरकारें, तो दोनों सरकार अपने अपने विषय से संबंधित कानून बना सकती हैं, ठीक है। और यही शक्ति इनकी क्या कहलाती है, विधायी शक्ति के नाम से जानी जाती है। इसका संविधान में कहाँ पर प्रावधान है फ्रेंड, तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध का प्रावधान किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कानून बनाने की शक्ति संविधान में किस भाग में दी गई है, तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक दी गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे देखिए, इसमें ये जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विधायी संबंध होते हैं, इनके लिए 4 स्थितियां होती हैं। तो ये 4 स्थितियां कौन कौन सी होती है फ्रेंड, तो देखिए इसमें पहली स्थिति, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, मतलब हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है, तो इनका विस्तार कहाँ तक, इनका सीमावर्ती क्षेत्र कहाँ तक होता है, मतलब इनकी सीमाएं कहाँ तक होती हैं। आ रहा समझ में, तो केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी, राज्य सरकार भी कानून बनाती है, तो इनकी सीमाएं क्या है, इनका विस्तार कहाँ तक हो सकता है, ये पहली स्थिति होती है। दूसरी स्थिति होती है फ्रेंड विधायी विषयों का बंटवारा, मतलब हमारी केंद्र सरकार कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती है और हमारे राज्य सरकार कौन कौन से विषयों पर कानून निर्माण कार्य कर सकती है। आ रहा समझ में, तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें विधायी विषयों के बंटवारे में। इसके बाद फिर राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, मतलब हमारी संसद जब कानून बनाती है तो उसमें किन किन राज्यों पर लागू होगा, कहाँ पर लागू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, मतलब अगर हमारी राज्य की सरकारें या हमारे राज्य के विधानमंडल जब कोई कानून बनाते हैं तो उस पर हमारे केंद्र का नियंत्रण कहाँ तक होता है। ये 4 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें चारों स्थितियों के बारे में एक एक से पढ़ेंगे। तो पहले इसमें हम आपको पढ़ाएंगे केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र राज्य संबंध की जो विधायी शक्तियाँ होती है उसके अंतर्गत 4 स्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ये 4 स्थितियों के नाम आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें पहली स्थिति, तो पहली स्थिति है कि केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार या उसका सीमांत क्षेत्र। आ रहा समझ में, मतलब इसमें हमारी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों ही मिलकर कानून बनाती हैं, तो दोनों की कुछ सीमाएं निश्चित हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो संविधान ने हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शक्तियां दी हैं, ठीक है। स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि संसद पूरे भारत या किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। तो हमारे संसद को संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया है, यह शक्ति प्रदान की गई है कि हमारी संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है या विधि बना सकती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है, या किसी एक क्षेत्र के लिए भी बना सकती है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है कि राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। आ रहा समझ में, और राज्य विधानमंडल के द्वारा यह निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यदि हमारी संसद कोई कानून बनाती है तो यह कानून भारत के सभी राज्यों पर लागू किया जा सकता है, या हमारी संसद किसी एक राज्य क्षेत्र के लिए भी कानून बना सकती है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा, राज्य विधानमंडल जब कानून निर्माण करता है तो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून तत्संबंधी राज्य में ही लागू होता है, वह दूसरे राज्य में लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश कोई कानून बनाता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश के विधानमंडल के द्वारा यदि कानून बनाया जाता है तो यह सिर्फ मध्य प्रदेश में ही लागू होगा, यह राजस्थान में लागू नहीं होगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। परंतु संसद के द्वारा कोई विधान बनाया जाता है, संसद के द्वारा कोई विधि या कानून बनाया जाता है तो वह पूरे भारत में लागू होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और हमारी संसद ने अगर भारत के किसी राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाया है तो सिर्फ उसी राज्य क्षेत्र में लागू होगा जिस राज्य क्षेत्र के लिए हमारी संसद ने कानून बनाया है। तो संसद 2 प्रकार से कानून का निर्माण कर सकती है, एक तो पूरे भारत के लिए और एक किसी क्षेत्र के लिए भी बना सकती है। आ रहा समझ में, तो ये दोनों ही अधिकार हमारी संसद के पास होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इसमें केवल संसद
अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि हमारी संसद एक अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान भी बना सकती है। तो जब अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान हमारी संसद बनाती है तो यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है, उन भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है जो विदेश में रह रहे हैं या विश्व में या विदेश में उनकी कहीं पर कोई भी संपत्ति होगी, वहां पर भी यह अधिनियम, यह विधि, यह कानून लागू होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए कि संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। मतलब हमारी संसद जब कोई कानून बनाती है तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो देखिए इसमें कि राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। आ रहा समझ में? आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि हमारी संसद के द्वारा बनाए गए कानून कहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो हमारे राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। तो ये 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दादरा एवं नागर हवेली, और इसके बाद फिर दमन एवं दीव, और 5वां है लद्दाख। ठीक है, तो ये ऐसे 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके लिए हमारे राष्ट्रपति शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कोई भी नियम बना सकते हैं या सरकार के लिए भी नियम बना सकते हैं। और इन केंद्र शासित प्रदेशों में संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होता या लागू नहीं होंगे। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निरसित करने या संशोधित करने का भी अधिकार है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि संसद के कानून कहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखना, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आ रहा समझ में? तो जो लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट क्या है इसका? तो लास्ट पॉइंट यह है कि इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी भी अधिनियम को निरसित करने या संशोधित करने का अधिकार होगा। किसको? हमारे राष्ट्रपति को। इतना अधिकार होगा हमारे राष्ट्रपति को इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो निरसित का मतलब होता है रद्द करना और संशोधन का मतलब होता है सुधार करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला पॉइंट आता है कि राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त होती है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे और उसमें कुछ संशोधन करके लागू करे। अगर संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो जो भी सूचीबद्ध क्षेत्र है वहाँ पर हमारे राज्यपाल लागू नहीं करेंगे, और अगर लागू भी करना है तो उसमें कुछ संशोधन करके ही लागू कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में जो स्वायत्त जिले हैं में कुछ परिवर्तन के साथ उसे लागू कर सकता है। अगर हमारी संसद के द्वारा किसी विधेयक को पारित किया जाता है और उसे लागू करना है हमारे जनजातीय क्षेत्रों में, तो उन जनजातीय क्षेत्रों में असम का राज्यपाल क्या करेगा? परिवर्तन के साथ लागू करेगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों में जैसे मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों से संबंधित शक्ति हमारे राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें विधायी विषयों का बंटवारा। ठीक है, तो अब विधायी विषयों का बंटवारा, अब इसमें क्या होता है? तो हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची होती है, तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। तो ये 3 प्रकार की सूचियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो पहली सूची होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। ठीक है, अब इन सब का हम एक एक से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहले संघ सूची। ठीक है, अब देखिए इसमें पहली सूची, तो पहली सूची कौन सी है फ्रेंड? तो पहली सूची का नाम है संघ सूची, और इससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद को प्राप्त है। और इसमें कितने विषयों पर हमारी संसद कानून बना सकती है? तो इसमें 100 विषय पर हमारी संसद कानून बनाती है। पहले इसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं फ्रेंड।
तो ये 100 विषय कौन कौन से होते हैं, तो सारे 100 विषय तो बताना संभव नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण विषय हम आपको बताते हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद को प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पहला रक्षा विभाग, बैंकिंग, विदेशी मामले, इसके बाद फिर मुद्रा और आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना और लेखा परीक्षा, इससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद को प्राप्त है। इसके बाद फिर दूसरी सूची होती है राज्य सूची। अब राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति या विधि निर्माण की शक्ति हमारी राज्य की सरकार को या राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है। आ रहा समझ में? अब इसमें कितने विषय होते हैं, तो इसमें वर्तमान में 61 विषय हैं और इन पर कानून हमारी राज्य की सरकार या राज्य के विधानमंडल बनाते हैं। इसमें मूलतः कितने विषय थे, तो इसमें मूल रूप से 66 विषय थे। अब इसमें 5 विषय कम हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कौन कौन से विषय हैं जिस पर हमारी राज्य की सरकार या राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों के नाम हम आपको बताते हैं। जिसमें पहला देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था, इससे संबंधित कानून बना सकती है राज्य की सरकार या हमारे राज्य के विधानमंडल। इसके बाद फिर पुलिस, ये हमारे राज्य का विषय है, तो पुलिस से संबंधित अगर कोई नियम कानून बनाना है, कोई विधि निर्माण करना है, तो हमारी राज्य की सरकारें बनाती हैं। इसके बाद फिर ऐसे जन स्वास्थ्य का कोई मामला हो, सफाई का मामला हो, कृषि का मामला हो, इसके बाद जेल का मामला हो, स्थानीय स्वशासन से संबंधित कोई मुद्दा हो, मत्स्य पालन हो या बाजार से संबंधित कोई विषय हो, तो इन विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति हमारे राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगली सूची का नाम है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची, इसके संबंध में या इसमें जो विषय होते हैं, तो इसके विषयों पर हमारी संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है या कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं और पहले कितने थे, 47 विषय इसमें थे, ठीक है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो विषय होते हैं इन पर दोनों ही विधायिका अर्थात संसद और हमारे राज्यों के विधानमंडल कानून बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से विषय हैं, तो सारे विषय तो बताना संभव नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है आपराधिक कानून प्रक्रिया संबंधी विषय, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक संबंधी कोई विषय हो, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित कोई मामला हो। इसके बाद फिर बिजली, श्रम कल्याण, इसके बाद में आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार एवं छापा प्रेस और अन्य, तो ऐसे विषय पर हमारी दोनों ही विधायिका कानून बनाती हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो इसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। यह ध्यान रखना है आपको। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से विषय थे, तो इसमें शिक्षा, वन, नाप एवं तोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, इसके बाद में न्याय का प्रशासन और संविधान एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का संगठन। ये 5 विषय को राज्य सूची की श्रेणी से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के किसी भूभाग के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह किसी विषय राज्य सूची का हो, तब भी हमारी संसद उस पर कानून बना सकती है। सारा समझ में? मतलब क्या हुआ कि जो संघ सूची के विषय हैं, तो संघ सूची के विषय पर तो हमारी संसद विधि निर्माण करती ही है, साथ साथ यदि ऐसा कोई विषय जो राष्ट्रहित के संबंध में है और भले ही फिर वह राज्य सूची का विषय है, तो ऐसे विषय पर भी हमारी संसद कानून बना सकती है। इसके बाद फिर जो समवर्ती सूची होती है, ठीक है, तो समवर्ती सूची में हमारी संसद भी कानून बनाती है और हमारे विधानमंडल भी कानून बनाते हैं। अब दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है।
आ रहा समझ में। अब ऐसा कोई विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है तो इस पर विधि निर्माण का कार्य कौन करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारी संसद विधि निर्माण इस पर करती है। तो ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, तीनों सूचियों में इसका वर्णन नहीं है, तो ऐसे सूचियों पर या ऐसे विषय पर कानून बनाने का काम हमारी संसद करती है और यही संसद की अवशिष्ट शक्ति कहलाती है। आ रहा समझ में फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि संसद की अवशिष्ट शक्ति किसे कहते हैं, तो इसको 3 नंबर में पिछले एग्जाम से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अवशिष्ट शक्ति क्या है, फिर से समझ लीजिए कि वह शक्ति या संसद की वह शक्ति जो तीनों सूचियों में किसी विषय का वर्णन नहीं होता और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त होती है, तो ऐसी शक्ति को अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 101वां संविधान संशोधन 2016, इसमें क्या हुआ, यह किससे संबंधित था, तो यह वस्तु एवं सेवा कर था, जिसको हम जीएसटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2016 में, जो किससे संबंधित था, जीएसटी से। ठीक है, तो इसमें कर से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए थे और संसद तथा राज्य विधायिकाओं को संघ अथवा राज्य द्वारा लागू वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। मतलब ये जो जीएसटी शुरू हुआ है 2016 से, तो हमारे भारत में हमारी संसद के पास भी इससे संबंधित कुछ कानून बनाने का अधिकार है और इससे संबंधित कुछ कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य की सरकारों को भी दिया गया है। तो जो जीएसटी आपने देखा होगा कि जो सेवा कर है, तो सेवा कर को 2 भाग में बांटा गया है, एक तो सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। आ रहा समझ में। तो सेंट्रल जीएसटी में क्या होगा कि उसमें जो कर वसूली होगी वह केंद्र सरकार के खाते में जाएगा, और जो एसजीएसटी होता है मतलब स्टेट जीएसटी, तो इससे जो आय प्राप्त होगी या इससे जो पैसा प्राप्त होगा यह किसके खाते में जाएगा, यह राज्य सरकार के खाते में जाता है। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों ही सरकारों के द्वारा या दोनों ही विधायिका के द्वारा, मतलब संसद और हमारी राज्य की विधायिकाओं के द्वारा अर्थात विधानमंडल के द्वारा भी कानून इन पर बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाए, और यदि वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की ही आपूर्ति अगर अंतर राज्य व्यापार अर्थात वाणिज्य में की जा रही है, तो इससे संबंधित कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद को होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी संसद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विषय पर कानून कब बनाएगी, तो जब अंतर्राज्यीय व्यापार होता हो। अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में सेवा कर से संबंधित, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून या विधि का निर्माण हमारी संसद करती है, और यह विशेष शक्ति हमारी संसद को प्राप्त है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला तीसरा पॉइंट आता है कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान या राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून का बनाए जाना। तो भले ही कोई विषय राज्य सूची का है, परंतु उस पर भी हमारी संसद कानून बना सकती है। तो देखिए इसमें भारतीय संविधान यह शक्ति देता है हमारी संसद को। तो देखिए किन किन परिस्थितियों में हमारी संसद इन राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो भारतीय संविधान संघात्मक होने के बाद भी संकट की स्थिति में एकात्मक हो जाता है। ठीक है, और संकटकालीन स्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये आपसे यहीं से 3 नंबर में पूछ सकता है कि हमारी संसद को किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो जब आपातकाल की स्थिति होती है, संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय हमारी संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें कि इनका उल्लेख है, मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी स्थिति में हमारी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो पहला देखिए इसमें राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर हमारी संसद कानून बना सकती है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है, तो उस दौरान भी हमारी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसके बाद फिर राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध पर भी हमारी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
इसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए भी हमारी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसके बाद फिर जब राष्ट्रपति शासन होता है किसी भी राज्य में या एक से अधिक राज्यों में, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है या राष्ट्रपति शासन रहता है तो उस दौरान हमारी संसद उन राज्यों के लिए कानून बनाती है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संबंध में अगर कोई विषय है तो उससे संबंधित भी हमारी संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। आ रहा समझ में? तो ये इतनी परिस्थितियां होती है, इन आधारों पर हमारी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। ठीक है, अब इन सब का हम एक एक से आपको बताएंगे, इसके बारे में सबका एक एक से अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर, तो हमारी राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर संसद कानून कब बना सकती है, तो इसमें इसके लिए एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 249 249। आ रहा समझ में? तो अनुच्छेद 249 में या आर्टिकल 249 में लिखा है कि यदि किसी विषय पर, भले ही वह राज्य सूची का विषय है और हमारी राज्यसभा 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से उस संकल्प को, उस प्रस्ताव को पारित कर देती है, तो उस विषय से संबंधित कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद को प्राप्त हो जाती है। आ रहा समझ में? यह है अनुच्छेद 249 में प्रावधान, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। आ रहा समझ में? इसके बाद देखिए फिर अगला पॉइंट है इसमें कि ऐसा संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवर्त रहेगा, मतलब लागू होगा, जो संकल्प में निर्दिष्ट की गई हो, परंतु यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब कि जब हमारी राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषयों पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है और हमारी संसद उस पर कानून बना देती है, विधि बना देती है, तो यह विधि या कानून कब तक लागू होगा, तो यह जो समय उसके लिए निर्धारित है तो 1 वर्ष से अधिक यह विधि, यह कानून लागू नहीं होगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर संकल्प प्रवर्त, मतलब लागू न रहने पर संसद द्वारा निर्मित विधि 6 महीने की अवधि पूरे होते ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संकल्प है, जो प्रस्ताव है, जब उसे लागू किया जाएगा और संसद ने उसे विधि बनाकर उसे लागू कर दिया है, कानून बना दिया है, तो यह 6 महीने की अवधि पूरे होते ही समाप्त हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इन परिस्थितियों में यह कानून स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए फिर सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट है इसका कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के दौरान, तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान हम देखते हैं कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इस समय हम देखते हैं कि अनुच्छेद 250 आर्टिकल 250, तो 250 के तहत हमारी संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद को प्राप्त हो जाती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। और ये विधियां आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाएगी। मतलब इस आपातकाल में जब हमारी संसद कोई कानून बनाती है राज्य सूची के विषयों पर, तो फिर यह कानून कब खत्म होगा, तो जैसे ही आपात की उद्घोषणा समाप्त होगी, जैसे आपातकाल समाप्त होगा तो उसके ठीक 6 महीने की अवधि पूरे होने पर यह विधि या यह कानून समाप्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है राज्य की सहमति से या उनके अनुरोध पर। ठीक है, तो राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध पर भी हमारी संसद कानून बना सकती है। तो इसमें अनुच्छेद 252 के तहत, आर्टिकल 252 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल अगर संकल्प पारित करके, प्रस्ताव पारित करके निवेदन करते हैं तो हमारी संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 252 या अनुच्छेद 252 में क्या लिखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये लिखना पड़ेगा आपको अनुच्छेद 252 में, अगर 3 नंबर में पूछ रहा है तो। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए अगला, तो अगला है इसमें ऐसे कानून, तो जो कानून बनाए गए हैं हमारी संसद के द्वारा, तो ऐसे कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे जिनके विधानमंडलों ने संसद से कानून बनाने का निवेदन किया है। तो जिन जिन राज्यों के विधानमंडलों ने संसद से कानून बनाने का निवेदन किया है, सिर्फ उन्हीं राज्यों में ये कानून लागू होंगे।
अन्य राज्यों में लागू नहीं होंगे। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अन्य राज्य अपने विधानमंडल में इस आशय का संकल्प पारित करके उसे स्वीकार कर सकते हैं। मतलब कि जिन राज्यों ने यह विधि बनाने के लिए निवेदन किया था हमारी संसद से, और संसद अगर कानून बना देती है तो वह कानून कैसे लागू होगा, तो अपने ही राज्य में जो विधानमंडल है पहले एक संकल्प पारित करेंगे और संकल्प पारित करने के बाद में उस संसद द्वारा निर्मित विधान को अपने राज्य में स्वीकार कर सकते हैं या लागू करवा सकते हैं। इसके बाद फिर ऐसे अधिनियम का संशोधन या निरसन, निरसन का अर्थ होता है रद्द, संसद द्वारा ही किया जा सकेगा, राज्यों के विधानमंडल के द्वारा नहीं। अगर इस प्रकार का कोई कानून, अगर इस प्रकार की कोई विधि हमारी संसद के द्वारा बनाई गई है तो यह विधि, यह कानून हमारी संसद ही समाप्त कर सकेगी, राज्य के द्वारा या राज्यों के विधानमंडल के द्वारा इस प्रकार के कानून को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए तो अनुच्छेद 253 आर्टिकल 253 इसमें लिखा है कि इसके तहत संसद भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संगठन या किसी अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय में विधि पारित कर सकती है। हमारा समझ में, मतलब कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके तहत हमारी संसद इस राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। हमारा समझ में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अगर 3 नंबर में पूछेगा तो पॉइंट पॉइंट आपको लिख देना है कि किन किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर हमारी संसद कानून निर्माण कर सकती है, तो इन पॉइंट के नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, अगर मान लीजिए कि उन्होंने पूछ लिया कि हमारी संसद किन विषयों पर राज्य या किन राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, 5 नंबर में अगर पूछा है तो ये सब आपको वर्णन फिर लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर इसका मतलब क्या हुआ अनुच्छेद 253 का, तो आर्टिकल 253 का मतलब हुआ कि हमारी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन किन परिस्थितियों में, तो जैसे ऐसा कोई मामला है जो देश के साथ संधि की गई है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित कोई मामला है या कोई संगठन से संबंधित कोई मामला है, तो ऐसे मुद्दे पर वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसके बाद फिर ऐसी विधि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए हो सकती है। जब इस प्रकार की ऐसी कोई विधि बनाई जाती है, ऐसा कोई कानून बनाया जाता है, तो यह हमारे पूरे भारत में लागू होगा या भारत के किसी राज्य क्षेत्र पर भी लागू किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन विधियों को किसी राज्य का विधानमंडल इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि उनकी शक्तियों में कमी आई है, और कोई भी राज्य का विधानमंडल ये शिकायत नहीं करेगा हमारी केंद्र सरकार से कि हमारे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया गया है और हमारी शक्तियों में कमी हो रही है। ठीक है, तो यह शक्ति भी राज्य को प्राप्त नहीं है, मतलब राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकते। आ रहा समझ में, यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। मतलब अंतिम रूप से शक्तिशाली किसको बनाया गया है, तो अंतिम रूप से शक्तिशाली हमारी संसद को, अर्थात हमारी केंद्र सरकार को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें अगला पॉइंट देखिए, तो जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय भी हमारी संसद कानून बनाती है। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो यह शक्ति हमारे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ कुछ समय के लिए हमारी संसद को प्राप्त हो जाती है और उस तत्संबंधी राज्य से संबंधित विधि निर्माण का कार्य हमारी संसद करेगी फिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संबंध में। अब राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का मतलब क्या होता है, तो ऐसी कोई संस्था जो राष्ट्रीय स्तर की हो, राष्ट्रीय महत्व की हो, ठीक है, इसको स्थापित किया जाता है। तो पहले देखें इसमें, तो संसद को यह शक्ति संघ सूची के विषय संख्या 62 और 63 से प्राप्त होती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और संघ सूची का विषय 62 और 63 से संघ सूची के तहत हमारी संसद को जब यह शक्ति प्राप्त होती है और हमारी संसद किसी भी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर देती है,
ठीक है। तो राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कब की जाएगी? तो विधि बनाकर किसी भी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की जाती है। और ऐसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति हमारी संसद के पास होती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आता है चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है इसमें कि राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण या राज्य विधानमंडल पर या राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। मतलब जो राज्य की विधायिका होती है उस पर केंद्र का नियंत्रण कैसे होगा, और जो राज्य विधान होते हैं मतलब राज्यों के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं तो उन पर केंद्र का नियंत्रण किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें, तो ऐसी स्थितियाँ जिनमें संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून नहीं बनाती, परंतु केंद्र राज्य सरकार को राज्य की विधायी शक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हासिल हो जाता है। ठीक है। तो इसमें कुछ अनुच्छेद है जो आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर जेबी वीटो का उपयोग कर सकते हैं या निरपेक्ष वीटो का उपयोग कर सकते हैं। अब ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर राज्य के किसी विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित किया है और हमारे राज्यपाल को लगता है कि इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ मुझे आरक्षित करना चाहिए, तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत उस विधेयक को अपने पास आरक्षित करता है और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजता है। ठीक है। और जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए इसे भेजा जाता है तो हमारे राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुच्छेद 201 के तहत, याद रखना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट एक अनुच्छेद है ये, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 201 के तहत हमारे राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं। आ रहा समझ में? तो जब राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का यूज करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति जेबी वीटो का उपयोग कर सकते हैं। अब जेबी वीटो क्या होता है? तो इसमें जब हमारे राष्ट्रपति इस विधेयक पर इस जेबी वीटो का उपयोग करते हैं तो इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती कि कब तक हमारे राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति को रोकेंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। इसके बाद फिर निरपेक्ष वीटो या इसी को आत्यंतिक वीटो के नाम से हम जानते हैं। तो आत्यंतिक वीटो क्या है? तो जब हमारे राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर सीधे हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं कि मैं इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति उस समय अपने निरपेक्ष वीटो का उपयोग किए हैं। आ रहा समझ में? यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे कि अनुच्छेद 304 के तहत जो आर्टिकल 304 होता है, तो अनुच्छेद 304 के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य होती है। इसको ध्यान रखना आप लोग। और ऐसे मामलों में भी राष्ट्रपति न चाहे तो राज्य का विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो आर्टिकल 304 या अनुच्छेद 304 भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, और अगर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की गई है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को यह आदेश देने की शक्ति रखते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक वित्त एवं धन विधेयक अनिवार्यतः उसे आरक्षित किया जाए और हमारे पास मतलब राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। हमारा समझ में? ये हमारे राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश दे सकते हैं अनुच्छेद 360 के तहत। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जब हमारे राज्यों में या हमारे भारत में, तो भारत के किसी एक राज्य क्षेत्र में या पूरे भारत में भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और जब वित्तीय आपातकाल लगा होता है तो उस समय राज्य की सरकारें हमारी केंद्र सरकार की अनुमति के बिना धन विधेयक और वित्त विधेयक पेश नहीं कर सकती। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा कोई धन विधेयक या वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया भी गया है तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित अपने पास रखते हैं या आरक्षित करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जब टकराव होता है तो दो विधियों के कारण टकराव होता है या दो स्थितियों में टकराव होता है। तो वे दो स्थिति कौन सी होती है?
तो इसके दो प्रकार हैं। तो पहला होता है विरोध की स्थिति और दूसरा होता है अधिकारातीत। अब विरोध, इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो इसका तात्पर्य है कि दोनों विधानमंडल अपनी अपनी विधि के लिए सक्षम होते हैं। मतलब राज्य सरकार भी अपने विषयों पर कानून बनाती है और हमारी केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। तो अपने अपने विषयों पर ये दोनों ही सरकारें कानून बनाती हैं, परंतु दोनों की विधियों के कुछ हिस्से एक दूसरे के विरोधी होते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विरोध का पहला प्रकार होता है। दूसरा प्रकार होता है अधिकारितातीत। अब जो अधिकारातीत होता है, तो अधिकारातीत में क्या होता है? तो इसका मतलब है कि दो में से एक विधानमंडल वह विधि बनाने के लिए सक्षम नहीं था जिसे लेकर टकराव की स्थिति बनी है। पहले प्रकार में तो क्या हुआ? तो पहले प्रकार में तो दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों विधियों के कुछ हिस्से एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ये पहले प्रकार में हुआ था। और दूसरे प्रकार में तो क्या हो रहा है? तो दूसरे प्रकार में तो यह है कि दोनों ही विधानमंडलों को कानून बनाने की शक्ति थी। दोनों ही विधानमंडल कानून बनाते हैं, मतलब हमारी केंद्र की विधायिका भी और राज्य की विधायिका भी कानून बना लेती हैं। ठीक है, जिससे लेकर टकराव की स्थिति बनी थी। मतलब कि इसमें एक जो विधानमंडल है उसको कानून बनाने की शक्ति थी ही नहीं, कानून बनाने में सक्षम था ही नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में हमारे न्यायालय उस विधि को पूरी तरह शून्य घोषित कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है अधिकारातीत। फिर से समझ लीजिए, अधिकारातीत में क्या होता है कि इसमें दो में से एक विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती ही नहीं है। मतलब दो में से एक विधानमंडल कानून बनाने में सक्षम था ही नहीं। और अगर फिर भी ऐसा विवाद होता है तो जो विधानमंडल सक्षम नहीं था उसके विधि को, उसके कानून को हमारा न्यायालय शून्य घोषित कर देगा। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो प्रकार से टकराव होता है। ये दो प्रकार से टकराव की स्थिति होती है। इसमें आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्र तथा राज्यों की विधियों में जो टकराव होता है उसके कौन से प्रकार होते हैं? तो ये 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो कार्यकारी संबंध जो विधायी संबंध होता है वह यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS अकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको MPPSC मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।